यहाँ पर आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदली। अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को होगा मतदान। 3 दिसंबर को घोषित होंगे चुनाव के नतीजे। तेरह अक्टूबर को कांग्रेस वॉर रूम में होगी पीईसी की बैठक। प्रभारी रंधावा, सीएम गहलोत और डोटासरा समेत प्रमुख नेता होंगे शामिल। 14 और 15 अक्टूबर को दिल्ली में होगा स्क्रीनिंग कमेटी का मंथन। 16 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के दौरे पर। 12 जिले से करेंगे कांग्रेस की यात्रा की शुरुआत। टीआरसीपी बहु जिलों में निकलेगी पहले चरण में यात्रा। जनसभा को करेंगे संबोधित। भारत सरकार शुरू करेगी ऑपरेशन अजय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। इजरायल में फंसे भारतीयों को निकाला जाएगा। वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी जीत। अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। रोहित ने मारी सेंचुरी, बुमराह ने झटके 4 विकेट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान होगा। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग ने 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर अबूझ सावे को लेकर तमाम तरह के ज्ञापन और प्रेजेंटेशन के बाद आज मतदान की तिथि को बदलकर संशोधित कार्यक्रम जारी किया। अबूझ सावे में खासी संख्या में शादियां होने के चलते वोटिंग प्रतिशत गिरने की संभावना थी। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने आयोग को प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही 100 से ज्यादा धार्मिक सामाजिक संगठनों के द्वारा आयोग को तिथि बदलने की मांग की गई। शादियां ज्यादा होने के चलते वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की कोशिशों को धक्का लग सकता था। राजस्थान में मोटे अनुमान के मुताबिक देव उठनी एकादशी और उसके आसपास करीब 35 से 40 हजार शादियां हो सकती है। और ऐसे में तिथि बदलने से सिर्फ जिनके घर शादी है उनका ही पशुपेश दूर नहीं हुआ, बल्कि टेंट, हलवाई, केटरिंग, लाइट, फोटो, बैंड बाजे और शादी से जुड़े जितने भी व्यापारी हैं उनका संकट भी दूर हुआ। तो देखिए, गजट नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि अब आपको बताते हैं। 30 अक्टूबर अधिसूचना का दिन और पूरा स्केड्यूल यथावत है। सिर्फ और सिर्फ वोटिंग वाला जो दिन है वो सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, आपकी सहूलियत के लिए चेंज किया गया है। 6 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7 नवंबर को नामांकन की जांच यानी कि स्क्रूटनी और 9 नवंबर तक वापस नाम लिए जा सकेंगे। 25 नवंबर को मतदान की तिथि है, यानी कि वोट कास्ट 25 नवंबर को किए जाएंगे। पहली तिथि 23 नवंबर थी, लेकिन आज एकादशी एक बहुत बड़ा पर्व है। हम लोग सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं उस दिन से।
तो 2 दिन आगे बढ़ने से अच्छा है। वोटिंग परसेंटेज पे भी असर होगा, वोटर ज़्यादा निकलेंगे। जब कोई त्यौहार होता है तो निश्चित रूप से वोटिंग पे असर पड़ता है। कांग्रेस पार्टी 23 होता तो भी स्वागत था, 27 है तो भी स्वागत है। हम लोग रण में जा चुके हैं, अपनी तैयारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रंजिता रंजन ने मुलाकात कर लोगों से विधानसभा वार फीडबैक लिया और उन्होंने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्रों के टिकट मांग रहे दावेदारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बेहतरीन काम किया। सरकार की कल्याणकारी नीतियों की बदौलत राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होने का दावा किया। जो बेहतर कैंडिडेट हो सकता है आवाम के लिए, उनको उतारने के लिए पूरी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो माहौल है वो बहुत बढ़िया है और निश्चित तौर से इस बार राजस्थान में इतिहास बदलेगा और हमारी जो कांग्रेस की सरकार है वो इस बार रिपीट करे, बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से रिपीट करे। इसके लिए मेहनत जारी है। प्रदेश में 9 अक्टूबर से विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के साथ भारत निर्वाचन आयोग वीसी के जरिए लगातार कामों की समीक्षा में जुटा है। आयोजन निर्वाचन विभाग और कलेक्टर, एसपी तथा अन्य अधिकारियों के साथ उठाए गए कदमों की समीक्षा कर रहा है। इस कड़ी में आचार संहिता के चलते अवैध शराब, अन्य सामग्री के परिवहन की रोकथाम के चुनावी कार्य में विफल रहने के चलते भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने कलेक्टर और 3 एसपी को कार्य मुक्त कर दिया। सीमावर्ती राज्यों हरियाणा और पंजाब से अवैध शराब और अन्य वस्तुओं के चोरों, हनुमानगढ़, भिवाड़ी और अलवर के रास्ते धड़ल्ले से परिवहन के चलते भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त एक्शन लिया। साथ ही आयोग ने मिजोरम के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक संबंधित एजेंसियों, बीएसएफ और असम राइफल जैसी एजेंसियों को निर्देश दिए। आयोग ने कहा कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर नारकोटिक्स तस्करी का अंदेशा है। ऐसे में विशेष चौकसी बरती जाए। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स 5 देशों के 35 पर्यटकों के साथ दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन के सत्र के दूसरे फेरे के लिए रवाना हुई। शाही ट्रेन के दूसरे फेरे में ब्रिटेन के 19, अमेरिका के, न्यूजीलैंड के 6, जापान और भारत के 2 पर्यटक शामिल रहे। पैलेस ऑन व्हील्स के प्रभारी प्रदीप बोहरा और स्टाफ ने पर्यटकों का सफदरजंग स्टेशन पर शानदार स्वागत किया। गुरुवार सुबह शाही ट्रेन जयपुर पहुंचेगी, जहां गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का स्वागत किया जाएगा। सांड की टक्कर से राहगीर की मौत के मामले में अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम 3 जयपुर जिले से नगर निगम जयपुर और मानसरोवर जोन पर 5 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया। अदालत ने नगर निगम को यह भी आदेश दिए कि हर्जाना राशि पर दावा पेश करने की तिथि से 6% ब्याज भी मृतक के आश्रितों को अदा किया जाए। अदालत ने यह आदेश ऋषि देवी और अन्य की ओर से दायर दावे पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में सांड की टक्कर से रोड पर जा रहे बलवंत राज की मौत हो गई। उस सांड को सड़क पर घूमने से रोकने का दायित्व नगर निगम का था, लेकिन निगम अपने दायित्व की पूर्ति करने में असफल रहा। गाय, आवारा कुत्तों आदि आवारा पशुओं की टक्कर मारने से दुर्घटना होने की खबरें आए दिन प्रकाशित होती है। दावे में अदालत को बताया गया कि 23 सितंबर 2015 को बलवंत राज मानसरोवर जा रहे थे। उस दौरान सड़क पर एक सांड दौड़ता हुआ आया और बलवंत राज को टक्कर मारकर घायल कर दिया। इस पर उन्हें पास के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 8 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। नगर निगम की ओर से कहा गया कि सांड की टक्कर से मौत को लेकर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके अलावा निगम शिकायत पर आवारा पशुओं को पकड़ता है, इसलिए दावे को खारिज किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने नगर निगम पर हर्जाना लगाया। दासपुरा क्षेत्र में दलित युवक की हत्या करने का मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मोहित को हत्या करने का दोषी माना। SC/ST कोर्ट ने मोहित सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। औरैया उत्तर प्रदेश निवासी मोहित टोंक रोड पर एक ढाबे पर कर्मचारी गांव बरखेड़ा निवासी ताराचंद उर्फ लाला की पत्थर से कुचलकर हत्या की। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप अग्रवाल ने 14 दस्तावेजों के बयान और 45 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। स्पेशल जज लक्ष्मण राम बिश्नोई ने मोहित पर 40,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। 1 फरवरी 2018 की रात दलित युवक की हत्या से जुड़ा ये प्रकरण।
विधानसभा चुनावों में अब कोई भी वोटिंग से वंचित नहीं रहेगा। जी हां, जो लोग बीमार या फिर जॉब होने के चलते वोट नहीं डाल पाते थे, उन लोगों को भी निर्वाचन आयोग की ओर से, विभाग की ओर से पोस्टल बैलेट सुविधा देने का निर्णय लिया। इंक्लूसिव वोटिंग की दिशा में आगे बढ़ते हुए ईसीआई ने 2 बड़े कदम उठाए। कोविड संदिग्ध और रोगियों के साथ ईसीआई ने अधिकृत मीडिया कर्मियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने संबंधी संशोधन की अधिसूचना जारी की। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। कोई भी वोटर ना छूटे के मिशन में कोरोना संदिग्धों के लिए वोटिंग भी अपने आप में चुनौती है। इसी तरह से चुनाव कवरेज में लगे मीडिया कर्मियों को भी उस विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग करने में असुविधा होती है जिसमें उनका नाम जुड़ा हुआ है। अब कोविड संदिग्ध या रोगी वोटर भी पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कर सकेंगे। इससे जुड़े संशोधन का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हालांकि ऐसे मतदाता के अनुरोध का सत्यापन संबंधित आरओ करेगा, जिसके बाद उसे पोस्टल बैलेट से मतदान की मंजूरी मिलेगी। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसे लागू किया गया। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कवरेज के लिए जिन पत्रकारों को पास जारी किए गए, उनके लिए भी ईसीआई ने बड़ा बदलाव किया है। अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी भी पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकेंगे। मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी में रहने वाले पत्रकारों की सेवा को अत्यावश्यक सेवा में माना गया। ऐसे में उन्हें ईसीआई ने पोस्टल बैलेट सुविधा के लिए पात्र माना। उनके साथ रोडवेज के चालक, परिचालक, शहर के भीतर स्थानीय रूट बस सेवाओं को छोड़कर जो भी चालक और परिचालक हैं वो पात्र होंगे। चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मी, अग्निशमन सेवा से जुड़े कर्मी, जयपुर मेट्रो से जुड़े कर्मी, ऊर्जा विभाग और उनके अधीन निगम में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, पीएचईडी और सिंचाई विभाग के पंप ऑपरेटर, टर्नर, राज्य दुग्ध संघ सहकारी समिति के दूध आपूर्ति सेवा में लगे कर्मचारी पात्र होंगे। इनके लिए नियम में संशोधन किया गया है। इस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए माना गया है कि मतदान के दिन ड्यूटी पर होने के चलते ये अपने संबंधित मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर वोटिंग में सक्षम नहीं है। ऐसे में इस श्रेणी के व्यक्ति डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने के पात्र होंगे। अत्यावश्यक सेवाओं वाले इन वर्गों की चुनाव में अहम भूमिका रहती है। ऐसे में आयोग ने इन वर्गों का खास ध्यान रखा है। यह दोनों ही सुविधाएं ईसीआई के नवाचारों को नेक्स्ट जनरेशन की ओर ले जाते हैं और यह ईसीआई के माइक्रो लेवल मैनेजमेंट का परिणाम है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अधिकारियों की लचर कार्यशैली के कारण एक अहम घोषणा पूरी नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षकों तक टाइम बेस्ड डीपीसी की घोषणा की थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद भी आदेश जारी नहीं हो सके। पुलिस कर्मियों के हित में मुख्यमंत्री गहलोत की बड़ी और प्रमुख घोषणा अधिकारियों की लापरवाही और लाचार कार्यशैली की भेंट चढ़ गई। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसी साल 15 अगस्त को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ऐलान किया था कि अब कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के प्रमोशन में शारीरिक और लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी थी। गहलोत का यह ऐलान पुलिस महकमे के लिए एक सौगात की तरह था, क्योंकि कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक प्रमोशन पाने के लिए पुलिस कर्मियों को अभी भी शारीरिक और लिखित परीक्षा देनी होती थी। शारीरिक परीक्षा तो इतनी कठिन थी कि प्रदेश में कई बार दौड़ लगाते समय पुलिस कर्मियों की जान भी जा चुकी है। इस समस्या को देखते हुए और पुलिस कर्मियों को सहूलियत देने के लिए ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि पुलिस कर्मियों को डीपीसी टाइम बेस्ड दी जाएगी। घोषणा के बाद अभी कुछ दिन पहले ही फाइल को मंजूरी भी दे दी गई, लेकिन गृह विभाग से आदेश निकलते उससे पहले ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई और पुलिस कर्मियों का टाइम बेस्ड डीपीसी का सपना अधूरा रह गया। फर्स्ट इंडिया ने जब मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद भी आदेश जारी नहीं होने के कारणों की पड़ताल की तो सामने आए कि कार्मिक विभाग में फाइल को जरूरत से ज्यादा समय लगा, जिसके कारण फाइल मंजूरी के लिए देरी से मुख्यमंत्री के पास पहुंची। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग ने इस फाइल पर तेजी से काम किया, क्योंकि इस घोषणा को लागू करने के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के विभिन्न नियमों में संशोधन की जरूरत थी, जिसके लिए फाइल कार्मिक विभाग में भेजी गई थी। सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग में फाइल काफी लंबे समय तक लटका के रखी गई, जिसके कारण फाइल को मुख्यमंत्री तक मंजूरी के लिए पहुंचने में काफी समय लगा। मुख्यमंत्री ने फाइल पर आते ही मंजूरी दी, लेकिन इससे पहले कि गृह विभाग इस बारे में आदेश जारी करता, प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता के कारण गृह विभाग आदेश जारी नहीं कर पाया और इस वजह से पुलिस कर्मियों के लिए ये बड़ी घोषणा लागू नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद भी आदेश जारी नहीं होने के कारण पुलिस कर्मियों में काफी रोष दिखाई दे रहा है।
अलग अलग जिलों में आदेश जारी नहीं होने से नाराज पुलिसकर्मी मैच का बहिष्कार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पुलिस कर्मियों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है। बहरहाल पुलिस कर्मियों से जुड़ी इस घोषणा को लागू करने के लिए गृह विभाग अब निर्वाचन विभाग में अनुमति लेने की तैयारी कर रहा है। गृह विभाग का तर्क है कि घोषणा पुरानी है, इसलिए इसके आदेश जारी करने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन निर्वाचन विभाग या चुनाव आयोग के रुख पर ही तय करेगा कि क्या आचार संहिता के बीच में पुलिस कर्मियों की टाइम बेस्ड डीपीसी के आदेश जारी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पुलिस कर्मियों में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जितनी खुशी थी कि बिना शारीरिक और लिखित परीक्षा के उनकी डीपीसी होगी, उतनी ही नाराजगी पुलिस कर्मियों में है कि मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद अभी तक इस बारे में आदेश जारी नहीं हुए हैं। आचार संहिता लग चुकी है और बहुत मुश्किल है कि इस सरकार के कार्यकाल में इसको लेकर आदेश जारी होंगे, लेकिन फिर भी गृह विभाग चुनाव आयोग से इन आदेशों को जारी करने के लिए अनुमति मांगने जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग गृह विभाग को आदेश जारी करने की अनुमति देगा या नहीं। कैमरामैन राकेश के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। कृषि विभाग ने रबी 2023-24 का लक्ष्य जारी कर दिया है, जिसमें तिलहन फसलों का रकबा घटाया गया। इससे साफ जाहिर है कि जिन जिलों में बारिश नहीं हुई वहां बेमौसम बारिश भी नया पार लगा सकती है और ऐसे में किसानों की आम बेमौसम की बारिश जो है वो आस उस पर टिकी हुई है। प्रदेश के मानसून की विदाई के बाद भी कृषि विभाग ने रबी के लक्ष्य तय कर दिए हैं, जिसमें सरसों के रकबे को बड़ा झटका लगा। अकेले सीकर और जयपुर संभाग में 2,25,000 हेक्टेयर में कम बुवाई होगी। उधर कुछ जिले दूसरे हैं जिसमें सरसों की बुवाई पर पिछले साल से कमी दिखाई देगी। सीकर संभाग में 1,15,000 और जयपुर संभाग में 1,10,000 सरसों का रकबा घटाया गया। उधर गेहूं का रकबा पिछले साल से कुछ ज्यादा है, लेकिन श्रीगंगानगर और उदयपुर संभाग का रकबा घटाया गया। बीकानेर में जौ का रकबा घटाया गया। हालांकि सभी तरह की फसलों का जोड़ निकाला जाए तो पिछले साल से कुल रकबे में 1 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी का लक्ष्य तय किया गया। प्रदेश में सरसों का रकबा घटने के बाद किसानों को नुकसान होना तय है, लेकिन मौसम विभाग ने आस जगा दी है। संभावना जताई जा रही है कि 15 से 18 अक्टूबर के बीच प्रदेश के सभी संभागों में बारिश हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो यहाँ बारिश से जमीन में नमी होगी, वहां किसान सरसों और चने की बुवाई की तैयारी करेगा और जहां नमी और आगामी दिनों में अच्छी बारिश होगी वहां गेहूं की बुवाई की तैयारी होगी। भरतपुर में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। भरतपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा और रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने जिले के सभी थाना अधिकारियों और डिप्टी एसपी के साथ पुलिस अधीक्षक सभागार में बैठक ली। बैठक को लेकर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने को कहा, साथ ही अवैध हथियारों और अवैध शराब सहित वांछित अपराधियों पर निगरानी रखकर उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने सभी थाना अधिकारियों से अपने अपने इलाकों में कार्रवाई को लेकर फीडबैक लिया और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। जिला भरतपुर पुलिस की आज क्राइम मीटिंग ली गई, जिसमें सभी एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी और स्वयं एसपी साहब ने उपस्थित रहकर अपराध, कानून व्यवस्था और चुनावी जो तैयारियां हैं उसके ऊपर प्रेजेंटेशन किया है और साथ ही साथ जो आगामी समय में दोहरा चैलेंज है कि चुनाव की तैयारियों के चलते हुए जो रूटीन क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर, इसको भी देखना है। भरतपुर जिले के समस्त थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणों की एक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है और आदरणीय रेंज आईजी साहब ने अपनी उपस्थिति से जो है हमें लाभान्वित किया। आज की बैठक के मुख्य एजेंडा 3 कैटेगरी में है: अपराध, कानून व्यवस्था तथा आगामी विधानसभा चुनाव। इन संबंधी मुद्दों पर विस्तृत में सभी से चर्चा हुई। माननीय निर्वाचन आयोग के जो भी दिशा निर्देश हैं उनकी अक्षरशः पालना के लिए हमारे सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेक सिटी उदयपुर में जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देशन में अवैध आग्नेय अस्त्रों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मावली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अवैध पिस्टल और 4 मैगजीन, 60 कार्टेज के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दरअसल मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए प्रकाश, नितिन और विजय को गिरफ्तार किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी गैंग बनाकर हथियारों से खौफ पैदा करना चाहते थे, जिससे उनकी रंगदारी उनसे वसूल की जा सके। इसके लिए आरोपी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के द्वारा हथियार दिखाते,
फायरिंग कर खौफ पैदा करना चाह रहे थे। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ में जुटी है, जिससे गैंग के सदस्यों का पता लगाया जा सके। थाना मावली में मुखबिर की सूचना मिलने पर दिनांक 8 अक्टूबर को जो SHO हैं रतन सिंह जी, उन्होंने उसको डेवलप किया मुखबिर की सूचना को, और एक अभियुक्त जिसका नाम प्रकाश सुथार है, जो रहने वाला है राजसमंद जिले का, उसको उन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करी तो पूछताछ उसने अपने अन्य साथियों का, जिसमें नितिन शर्मा और विजय गुजर का नाम सामने आया। जब इनसे इन्होंने पूछताछ करी तो उसने अन्य भी पिस्तौल और ये होने की उन्होंने जानकारी दी। इस पे जो कैलाश कंवर हैं CO मावली और जो एडिशनल SP हैं प्रियंका जी, उन्होंने पूरी टीम बना के इस पे त्वरित कार्रवाई करी। कार्रवाई करके उन्होंने इन अभियुक्त गणों के कब्जे से 8 पिस्टल कुल, 4 मैगजीन खाली और उसके अलावा 60 जिंदा कारतूस इन्होंने उससे बरामद किए। बूंदी के हिंडोली में किशोरपुरा टोल प्लाजा पर NBC की टीम जयपुर और FST टीम 2 ने विधानसभा क्षेत्र हिंडोली में नाकेबंदी के दौरान स्लीपर बस को चेक किया। जयपुर के आंधी निवासी सीताराम कुमावत और हनुमान सहाय छिपा के पास 2 ट्रॉली बैग और एक पिट्ठू बैग मिला। बैग के अंदर 23.546 किलोग्राम अवैध गांजा पाया गया। पूछने पर बताया कि गांजा नागपुर से लेकर आ रहे हैं और जयपुर को जा रहे थे। 8 साल पहले बैन इंजेक्शन का राजस्थान में धड़ल्ले से निर्माण होने का बड़ा मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ में ड्रग डिपार्टमेंट की कार्रवाई से प्रदेश में हड़कंप मच गया। दरअसल रायपुर में डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन डिस्क्लोसोल क्यू की मल्टीडोज पैकिंग में 33 लाख रुपए की खेप पकड़ी। सीकर के अजीतगढ़ में GBN फार्मास्यूटिकल की तरफ से ये पेन किलर इंजेक्शन बनाया जा रहा था, जबकि DGCI ने 2015 में ही वेटरनरी उपयोग के लिए इंजेक्शन के 10 ml मल्टीडोज पैकिंग को दुरुपयोग के अंदेशे से प्रतिबंधित किया। हालांकि राजस्थान के ड्रग डिपार्टमेंट ने सूचना मिली की त्रुटि सुधारी और मल्टीडोज पैकिंग की 2 साल पहले की गई परमिशन को विड्रॉ किया। इस पूरे मामले में ड्रग कंट्रोलर द्वितीय राजाराम शर्मा ने बताया कि वेटरनरी उपयोग रोकने के लिए सिर्फ मल्टीडोज पैकिंग पर रोक लगा दी। 1, 2 और 5 ml की पैकिंग में इंजेक्शन बनाया जा सकता है। फॉर्मुलेशन कमेटी के प्रस्ताव पर 10 ml के प्रोडक्ट की परमिशन जारी की गई। लिपिकीय त्रुटि से 10 ml की परमिशन जारी हुई, जिसे विड्रॉ किया गया। हैं बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरने की जानकारी। 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की 5 बोगियां ट्रेन से उतरी। आनंद विहार से कामख्या ये ट्रेन जा रही थी। DRM दानपुर से घटनास्थल के लिए निकल गए हैं। रात 10:10 पर यह हादसा हुआ, यात्री बता रहे हैं। हालांकि क्या वजह रही इस हादसे की उसकी जानकारी नहीं लग पा रही, लेकिन मेडिकल मदद तुरंत पहुंची, यात्री ये भी बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी है। ट्रेन संख्या 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसकी 5 बोगियां ट्रेन से उतर गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये ट्रेन जो कि पटरी से उतर गई, इसकी 5 बोगियां ट्रेन से हालत घटकर पटरी से उतर गई। आनंद विहार से कामख्या जा रही थी ट्रेन। DRM दानापुर से घटनास्थल के लिए निकल चुके हैं। रात लगभग 10:10 पर यह हादसा हुआ। यात्री बता रहे हैं क्या वजह रही इसकी जानकारी नहीं लग पा रही, लेकिन अभी वहां पर रेस्क्यू जारी है और लगातार कोशिश की जा रही है। अगर यात्री वहां पर कोई फंसे हुए हैं, कोई चोटिल हुए हैं, किसी के साथ कोई अनहोनी हुई है, तो तुरंत वहां से निकाला जाए उन्हें। मेडिकल मदद तुरंत पहुंची, ये भी यात्री कह रहे हैं। बड़ी खबर है, क्योंकि जब किसी ट्रेन हादसे की खबर आती है, लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डराने वाली वो खबरें होती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप इस रेल हादसे से जो घटनास्थल है वहां से देख रहे हैं। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन संख्या बता देते हैं 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसकी 5 बोगियां ट्रेन से बेपटरी हो गई। आनंद विहार से कामख्या ये ट्रेन जा रही थी। DRM दानापुर से जैसे ही जानकारी लगी 10:10 पर यह हादसा हुआ। उसकी जानकारी लगते ही वहां से घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। हादसे के कारणों का पता नहीं लग पाया, किस वजह से हादसा हुआ, क्यों ये बोगियां ट्रेन से अलग हो गई, लेकिन मेडिकल मदद तुरंत वहां पर पहुंचे और रेस्क्यू लगातार वहां पर किया जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरने की जानकारी। तस्वीरें दिखा रहे हैं घटनास्थल से, आप देख रहे हैं, क्योंकि चीख पुकार मच जाना स्वाभाविक है जब ट्रेन हादसे होते हैं। अचानक से ट्रेन हादसा होने के बाद जब 5 बोगियों की पटरी से उतरने की जानकारी सामने आई, ये 5 बोगियां ट्रेन संख्या 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की थी।
अब किस वजह से ये बोगियां बेपटरी हो गई, ट्रेन से अलग हो गई, और फिर अभी इस हादसे में वास्तविक नुकसान की जानकारी क्या है वो भी सामने आना बाकी है। सभी चीजें आना बाकी है क्लैरिटी इस हादसे पर। लेकिन बड़ी खबर है क्योंकि ट्रेन हादसे की तस्वीरों के साथ ये घटनास्थल से खबर बीकानेर के बक्सर में, माफ कीजिएगा बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी। 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की 5 बोगियां ट्रेन से उतर गई। तस्वीरें देख रहे हैं आप, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की पटरी से ये 5 बोगियां बेपटरी हो गई। तो बिहार के बक्सर से तस्वीरें और सड़क ट्रेन हादसे की जानकारी। 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की 5 बोगियां ट्रेन से उतर गई। आनंद विहार से कामाख्या ये ट्रेन जा रही थी, ये पूरा रूट था, लेकिन डीआरएम दानापुर से घटनास्थल के लिए तुरंत निकले। रात 10:10 पर यह हादसा हुआ। यात्री जो बता रहे हैं, उस ट्रेन में सवार ये सभी यात्री जानकारी दे रहे हैं। क्या कारण रहा इसकी जानकारी यात्रियों को नहीं है। हो सकता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच रहा हो, या फिर हो सकता है कि पटरी जहां से होकर ट्रेन गुजर रही थी वो टूटी हुई हो, या फिर कोई दूसरा कारण। कुल मिलाकर के बड़ी खबर, मेडिकल मदद तुरंत पहुंची, रेस्क्यू अभी भी वहां पर जारी है, कोशिशें की जा रही है जल्द से जल्द। जितने भी यात्री हैं फंसे हुए, अगर कोई किसी के साथ अनहोनी हुई, किसी को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है तो तुरंत वहां पर पहुंचाया जाए। लेकिन ये तस्वीरों के साथ एक्सक्लूसिव खबर पड़ी। मेडिकल मदद तुरंत पहुंच गई है, लेकिन लोग चिंतित हैं। जिनके परिजन इस ट्रेन में रहे होंगे, आप सोच सकते हैं उनकी मनोस्थिति क्या होगी। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसका संख्या 12506 इस संख्या, और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन, इस ट्रेन का नाम 5 बोगियां ट्रेन की बेपटरी हो गई। ये बिहार के बक्सर से तस्वीरें हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की 5 बोगियां ट्रेन से पटरी से उतर गई। आनंद विहार से कामाख्या ये ट्रेन जा रही थी। अभी इस हादसे में कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग इसमें चोटिल हुए, क्या ज्यादा ये बड़ा हादसा, क्योंकि जो तस्वीरें दिखा रही हैं, रात का समय है, 10:10 का ये हादसा रहा होगा। और रात के समय ट्रेन हादसे और ज्यादा खौफनाक हो जाते हैं, क्योंकि अब लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं वो तो पहुंच गए, लेकिन साथ ही साथ घटनास्थल के लिए डीआरएम दानापुर से भी टीम्स रवाना की गई। रात 10:10 पर ये रेल हादसा होने की जानकारी, ये ट्रेन हादसा होने की जानकारी उस समय सामने आई। आनंद विहार से कामाख्या ट्रेन जा रही थी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।